नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हम हैं आज फिर काठमांडू में, जहां से हम आपको रोज दिखाते हैं नेपाल के हाल भूकंप के बाद। दरअसल भारत ने नेपाल के संकट की घड़ी में जिस तरह से एक दोस्त की भूमिका निभाई है, एक भाई की भूमिका निभाई है, उसका नेपाल के लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और भारत ने भी तय किया है कि हर पीड़ित की आंख का आंसू जब तक थम नहीं जाता तब तक मदद जारी रहेगी। और इसी पर है हमारा आज का विशेष। शनिवार को नेपाल में आए इस भूकंप के बाद भारत की भूमिका को लेकर नेपाल के लोगों में भरोसा जगा है। भारत से लगातार डॉक्टरों की टीमें पहुंच रही हैं, दवाएं पहुंच रही हैं और सहायता का अंबार लगा हुआ है। अलबत्ता चुनौती एक बड़ी ये है कि इस सहायता सामग्री को नेपाल के दूर दराज के इलाकों में कैसे पहुंचाया जाए। हिंदुस्तान से आ रही मदद को लेकर नेपाली लोग बहुत खुश हैं। उन्हें उम्मीद तो थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि भारत इतनी त्वरित कार्रवाई करेगा और उनकी देखभाल वैसे ही करेगा जैसे वो अपने नागरिकों की करता है। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों की दोस्ती और परवान चढ़ेगी। नेपाल के लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भारत की भूमिका को लेकर, क्योंकि भारत ने बहुत ही क्विकली, बहुत ही प्रॉम्प्टली एक्ट किया है। मोदी जी ने काफ़ी प्राथमिकता में रखा है और जिस तरह से भारतीय पार्लियामेंट ने जिस तरह से जो सदास्यता दिखाई है, भारतीय जनता से जो सद्भाव प्रकट हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुख के संकट के घड़ी में आज भारत जिस तरह से नेपाल के साथ में है, भारत की जनता नेपाल के साथ में है, ये नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी बात है और दोनों देश के मित्रता के लिए भी बहुत अच्छी बात है। नेपाल सरकार ने भारतीय सहायता के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई एम्बुलेंस इस काम में खास तौर पर लगाई हैं। इन गाड़ियों पर साफ साफ लिखा है कि वो भारत सरकार की मदद से चलाई जा रही हैं। इस मदद में तंबू से लेकर कपड़ों तक और पानी से लेकर दवाएं तक मुहैया कराई जाती हैं। हालांकि इस काम में लगे नेपाली नागरिकों का मानना है कि छोटा देश होने के नाते नेपाल अपने दम पर इस संकट का सामना नहीं कर सकता और भारत को अपने इस भाई की मदद खुलकर करनी चाहिए। और जिस तरह से भारत ने एड दिया है, जिस तरह से भारत ने हेल्प किया है, वो हम लोग बहुत ही आभारी है भारत के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ यही है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी भारत का बहुत ही आभारी व्यक्त किया हुआ है रिसेंटली। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई लाइव विक्टिम मिल जाए। 72 घंटे का एक गोल्डन पीरियड होता है जिसमें कि अधिकतर लाइव विक्टिम मिलने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी कई मिरेकल्स होते हैं जहां पे लाइव विक्टिम किसी वर्ड में, किसी बिग वर्ड्स में फंसा हो सकता है कि इसमें भी कोई फंसा हो। हम कोशिश करेंगे उसे जिंदा निकालने की। नेपाल के गृह मंत्रालय ने अब बाहरी देशों से मिल रही सहायता का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक मास्टर विंडो बनाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय भारत की मदद से एक निगरानी और बचाव तंत्र भी बना रहा है। इस कंट्रोल रूम से अब अंदरूनी इलाकों को सहायता भेजी जाएगी। नेपाल के गृह मंत्रालय ने सभी मित्र देशों और स्वयंसेवी संगठनों से कहा है कि भूकंप पीड़ितों की सहायता सामग्री भेजने से पहले वो गृह मंत्रालय की इजाजत जरूर ले लें। मंत्रालय को ये निर्देश मीडिया की उन खबरों के बाद देना पड़ा है जिनमें कहा गया था कि कुछ देश राहत में कम अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। कैमरामैन प्रशांतो कर्माकर के साथ राजेश बादल, राज्यसभा टीवी, काठमांडू। नेपाल के लोगों के लिए बुधवार का दिन राहत भरा था। ना तो बरसात ने बाधा पहुंचाई और ना ही भूकंप का कोई झटका आया। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया के तमाम देशों से मिल रही मदद को पहुंचाने के लिए, नेपाल के एक एक गांव तक पहुंचाने के लिए अपने यहां एक कंट्रोल रूम खोल दिया। नेपाल में भारत के अलावा दुनिया भर से मदद पहुंच रही है। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल के लिए $10 लाख की सहायता भेजी है, तो दुनिया के तमाम देशों ने अपने बचाव दल और राहत सामग्री नेपाल में उतार दी है। काठमांडू के स्वास्थ्य मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। मैं इस समय काठमांडू के स्वास्थ्य मंत्रालय में हूं और इस मंत्रालय ने आज से
गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक अपना बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र जो भूकंप पीड़ितों के लिए बनाया है, वो यहाँ स्थापित किया है। आप देख सकते हैं कि जो मंत्रालय के गैराज हैं, ये इन गैराज में ये इस केंद्र को संचालित किया जा रहा है। यहाँ इस केंद्र का मुख्य काम ये है कि यहाँ जो लोग भी आते हैं यहाँ पर, उनको अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी देश से कोई भी मदद आए, वो पहले यहाँ आके रजिस्टर कराएंगे, अपना परिचय देंगे, अपने साथ जो उन्होंने राहत सामग्री लाई है वो बताएंगे, और उस राहत सामग्री के में क्या क्या चीजें हैं उनका ब्यौरा लिखा जाएगा, और उसके बाद नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी या अधिकारी उनको बताएंगे कि उन्हें कौन से इलाके में क्या मदद लेकर के कहां जाना है। नेपाल में कुल 75 जिले हैं। इनमें से 29 जिलों में भूकंप ने अपना विकराल रूप दिखाया है, लेकिन 11 जिलों में तो जलजले ने बेहद तांडव किया है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री खगराज अधिकारी खुद राहत कार्यों की और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी कर रहे हैं। हमारा जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ये हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ सिस्टम कंप्लीट रूप में इसको परिचालन कर रहा हूँ, और हमारा विदेशी मित्रों और उनका सहयोग को भी कोऑर्डिनेशन करके इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाहर से आने वाले देशों के दलों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। अब इन दलों को ग्रामीण इलाकों में भेजा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अधिकारी भी इस काम में सहायता कर रहे हैं। अमेरिका से आए डॉक्टरों का दल महामारी से बचाव के लिए दवाएं लेकर आया है। At this point, coordination is being conducted, and most of the aides, USAID, came in yesterday, so everyone's all coming together. We're figuring out who needs the most help right now, and where we can send supplies, and just logistics and everything about that. स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य राहत अभियान की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी दलों ने राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में सरकार को समर्थन का ऐलान किया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि भारत की अभी तक की भूमिका सराहनीय है, लेकिन तंबू और दवाएं भारत से और मंगाई जानी चाहिए। लोग खाने के चीज नहीं है, बसने के जगह नहीं है, घायते है, उसके उपचार का समस्या है। तो एक ही साथ सभी समस्या को हम निपटने के लिए हम तैयार होना पड़ रहा है। इसीलिए सरकार ने जो कर रहा है, प्रयास तो ठीक ही कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा ही अपर्याप्त है, ज्यादा ही न्यून है। इसीलिए सरकार को इसमें जल्द ही जल्द अपने लिए तैयारी करना होगा, सहयोग जुटाना होगा अपनी तरफ से, और मित्र राष्ट्रों के तरफ से या बहुराष्ट्रीय संस्था है जो उसके तरफ से सहयोग के लिए सहयोग भी जुटाना होगा, और दूसरी तरफ डोमेस्टिक इनसाइड द कंट्री ऑल्सो सरकार ये परिचालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। मंगलवार से नेपाल के अंदरूनी इलाकों में राहत का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम साफ है और भूकंप के झटके भी थम गए हैं। कैमरामैन प्रशांतो कर्माकर के साथ राजेश बादल, राज्यसभा टीवी, काठमांडू। नेपाल के भूकंप पीड़ितों को अब एक नया डर सता रहा है, महामारी का, भूकंप के बाद फैलने वाली बीमारी का, और इस वजह से काठमांडू में बसे लोग नेपाल के गांवों में अपने घरों को सुरक्षित चले जाना चाहते हैं। इस काम में सहायता करने के लिए नेपाल की सरकार ने और स्वयंसेवी संगठनों ने मुफ्त बसें चलाई हैं। आज दिन में मैं खुद ऐसी ही एक जगह पर गया और मैंने देखा कि लोगों में कितनी बेचैनी है। जैसे कि हम आपको राज्यसभा टेलीविजन पर नेपाल में आए भूकंप के बारे में हर दिन, हर पल, हर घड़ी की ताजा जानकारी दे रहे हैं। अभी तक हम आपको बताते आए हैं कि नेपाल में भूकंप के झटके आ रहे थे, लोग डरे हुए थे और मलबे से लाशें निकालने का काम जारी था। लेकिन अब ये करीब करीब तय हो गया है कि भूकंप से राहत मिल गई है। आज रात कोई झटके नहीं आए, जिंदगी सामान्य हो रही है, लेकिन लोगों के मन से, लोगों के दिल से अभी खौफ या डर नहीं निकल रहा है। सबसे बड़ा डर ये है कि जब इस भूकंप के बाद मलबे में जो दबी लाशें हैं वो नहीं निकाली जाएंगी तो शायद कहीं ना कहीं कोई महामारी फैलेगी या बीमारी फैलेगी, जैसे कि हर अक्सर
अक्सर बड़े भूकंप के बाद होता है। हम यहाँ जानेंगे कुछ लोगों से बातचीत करने के कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। सुबह 4 बजे से हम यहाँ बैठे हैं। हाँ। अभी तक ले जाने के लिए इतने राहत दुनिया देश से आता है। हम लोग अभी तक झापा है, हमारा घर पहुँचाते नहीं, इतनी दूर से आए। आप लोग अब काठमांडू छोड़ के क्यों जाना चाह रहे हो? हम लोग इधर के नहीं है, हम घूमने आए थे, भूकंप पीड़ित में पड़ गए। हमारा घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। बार बार कितने दिन रहे, जेब में जितना पैसा था वो भी खत्म। यहाँ रहेंगे तो क्या खाएंगे, कौन देगा? राहत मिलेगा। आप अभी टूरिस्ट हैं? आप कहाँ से आए? पढ़ने के लिए आए। आप कहाँ से पढ़ने के लिए आए? झापा से। झापा कितने दूर है यहाँ से? 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर। तो अब आप वापस क्यों जा रहे हो? हमारे घर वहाँ पर है ना, इसलिए। तो नहीं, काठमांडू क्यों छोड़ रहे हो जब आप पढ़ना है आपको यहाँ पे? नहीं, ये 1 महीने के लिए आए। 1 महीने के लिए आए? हाँ। जान रहेगा तभी तो पढ़ेंगे। जान को कोई खतरा है क्या? नहीं, अभी तो इतना भूकंप आया, इतना लोग मरे, तो अभी तो बीमारी फैलेगा। अभी तो यहाँ रह के क्या फायदा होगा? ये किसी ने कहा आपको कि बीमारी फैलेगा? नहीं, देखिए इतने कितना लोग मरे, अभी इतना लोग मरे, अभी देखिए कितना अनहेल्दी हो गया काठमांडू। अभी से बीमारी तो फैलेगा। यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं, दूर दूर से आए हैं। कोई पढ़ने आया है, तो कोई पर्यटक है, तो कोई यहाँ रहता है लेकिन अपने गांव जाना चाहता है क्योंकि महामारी का खतरा है। भूकंप के बाद अपने घर के लोगों से मिलना चाहते हैं लोग और सुरक्षा चाहते हैं। यहाँ पर एक जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ बहुत सारी बसेस हैं, आती हैं, लोग उनको हाथ देकर रोकते हैं, वो कुछ रुकती हैं, कुछ ले जाती हैं। कुछ एनजीओज ने इन बसों को भी लिया है। ये बसेस किराया नहीं लेती हैं और उन लोगों को अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इन बसों में किस तरह से लोग यात्रा कर रहे हैं। देखिए, कहाँ लेके जा रहे हैं? झापा दमक। अच्छा, तो वहाँ फिर क्या हुई है? वहाँ के लोग हैं? हाँ, सब दमक का लोग है। अच्छा, तो यहाँ से क्यों लोग छोड़ना चाहते हैं? वो मालूम है, डर के मारे, थोड़े दिन के लिए। अच्छा, थोड़े दिन, जब यहाँ शांत हो जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। कैमरामैन प्रशांतो कर्माकर के साथ राजेश बादल, राज्यसभा टीवी, काठमांडू। राज्यसभा में टला रियल एस्टेट बिल, क्या है इसकी वजह? देखिए पहली खबर। रियल एस्टेट बिल आज रात 8 बजे। नेपाल में लाखों लोग बेघरबार हुए हैं और इन बेघरबार लोगों को छत मुहैया कराने के लिए नेपाल की जिम्मेदारी, नेपाल की चुनौती में भारत ने भी हाथ बटाने का वादा किया है। भारत ने कहा है कि वो इस तरह की छत मुहैया कराने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। दुनिया में अपने आप में ये एक अकेला उदाहरण है। नेपाल में शनिवार को आए भूकंप के बाद मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 26 घंटों के दौरान भूकंप के आधा दर्जन झटके महसूस किए गए। इनसे कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों की दहशत बढ़ती जा रही है। Safety for our people, our family, and this building is strong than inside our home. That's why we're sleeping here. मंगलवार को काठमांडू में अचानक तेज बरसात और ओले दोपहर को गिरे, जिससे बचाव कार्य रोक दिए गए। अब तक 5000 लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं और पूरे देश में करीब 80 लाख लोगों को भूकंप से नुकसान पहुंचा है। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने राष्ट्र के नाम विशेष संबोधन में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंचने की आशंका जताई है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में मदद देने वाले देशों, खासकर भारत का शुक्रिया अदा किया। विपत्तिको यस दुखद घडीमा भूकम्पबाट जीवन गुमाउनु हुने समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र विदेशी नागरिकमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त गर्दछु। प्रधानमंत्री ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। उन्होंने विपक्षी दलों,
और उनके नेताओं बाबूराम भट्टराई और पुष्प कमल प्रचंड से मिलकर राहत मुहिम की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामवरण यादव ने भी गृह मंत्री को तलब किया और बचाव कार्यों का ब्यौरा लिया। भूटान के प्रधानमंत्री भी मंगलवार को एक विशेष विमान से काठमांडू पहुंचे और अपने देश की ओर से 10 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री को सौंपी। संयुक्त राष्ट्र ने भी नेपाल के लिए 150 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। नेपाल के शहरी इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर बसे गांवों और अंदरूनी इलाकों में 4 दिन बाद भी कोई मदद नहीं पहुंची है। संचार सुविधाएं छिन्न भिन्न हैं। 3/4 देश में बिजली सप्लाई ठप है। पानी और दवाओं की किल्लत है। दवाएं और कपड़े भी सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसे देखते हुए भारतीय मदद अभियान तेज कर दिया गया है। भारतीय सेना के जवान, बचाव दल की टुकड़ियां, डॉक्टर और स्वयंसेवी संगठन अपनी मुश्किलें भूलकर रात दिन एक कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई लाइव विक्टिम मिल जाए। 72 घंटे का एक गोल्डन पीरियड होता है जिसमें कि अधिकतर लाइव विक्टिम मिलने की संभावनाएं होती हैं। This is not easy situation at the moment, but anyhow, whatever we have within our capacity, time, material, and finance, we are mobilizing each and every sector so that we can cope with it. But it is on the verge of we end it. हालांकि इस त्रासदी का एक तकलीफदेह पहलू ये भी है कि देश में खाने पीने की चीजों की कालाबाजारी की शिकायतें भी मिल रही हैं। दुकानदार मनमाने दाम वसूल रहे हैं, टैक्सियां भी मनमाना किराया वसूल रही हैं और आम आदमी परेशान हो रहा है। कैमरामैन प्रशांतो कर्माकर के साथ राजेश बादल, राज्यसभा टीवी, काठमांडू। भारत के बचाव दलों ने सिर्फ नेपाल के लोगों को ही नहीं बचाया, बल्कि दुनिया के 15 से ज्यादा देशों के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर बचाया है। इस तरह से देखा जाए तो यमन के बाद भारत के बचाव दलों की ये सबसे बड़ी भूमिका है। एनडीआरएफ की ये टीम नेपाल में राहत बचाव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। भारत सरकार ने नेपाल को पूरी सहायता देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ सरकार का ध्यान अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर भी टिका है। फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने 13 सैन्य विमान भेजे हैं। ये विमान कई खेप में लोगों को दिल्ली ला रहे हैं। नेपाल में दहशत भरे समय को याद कर वो अब भी थर्रा उठते हैं। कुछ लोग जहां फंसे थे वहां बेहद खौफनाक मंजर है। जलजले के बाद का वक्त उनके लिए जलजले से कम भयानक नहीं था। खाने की किल्लत और खुले आसमान में दहशत के साथ वो दिन काट रहे थे। 4 दिन का भूखा है हम लोग, अभी बाल बच्चे लेकर के ही भूखा आए हुए हैं। वहाँ खुला मंच है, उसमें हम लोग बैठ करके दिन रात बैठे हुए रहते हैं। आज भी भूकंप हुआ है वहाँ पर, जिस समय हम लोग चलने लगे उस समय भूकंप हुआ है। We've been standing there since 20 hours and just one flight was there. So pathetic from our side and pathetic from their side also. From their side? No facility was there, no money with us. So it was horrible and terrible. Thank God we are safe and back to our hometown. केंद्र के अलावा राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत बचाव के लिए कई ट्रकों में सामान लादकर नेपाल भेजा। नेपाल से लौटे लोग भी भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। Nepal government is like they are facing it for the first time and they are like out of this thing. They are not able to manage it, but I think India is giving a very good support over there, and everybody in Nepal says that because of Indian government support, they are able to at least survive there. कई दशक पहले नेपाल में जा फंसे लोगों ने भी विपदा की इस घड़ी में बस पकड़कर अपनी धरती की शरण ली। नेपाल से सैकड़ों की तादाद में लोग रोजाना भारत लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले ज्यादातर लोग बसों से आ रहे हैं, जबकि दिल्ली और सीमा से दूर के राज्यों में हवाई सेवा का सहारा लिया जा रहा है। मैं यहाँ मतलब स्पेयर पार्ट रिकंडीशन का मेरा फसल है, दुकान है धोबी घाट में, और बहुत मतलब पीड़ित हुआ हूँ। मेरा दुकान सब मतलब ध्वस्त हो गया है। मैं गोरखपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। यहाँ के मतलब कोई मतलब कोई वापस जाने के लिए हमारी सरकार जो सहायता दी, मैं उससे खुश हूँ। मैं खुश हूँ उससे। 14 बरस पहले गुजरात में भूकंप की तबाही देख चुके कई लोग इस दौरान नेपाल घूमने गए थे, लेकिन जब वहाँ एक बार फिर वैसा ही मंजर देखा तो दहल उठे।
2001 के जैसे गुजरात में भूकंप था उसी टाइप का एकदम सेम जैसा भूकंप था। सब चीजें हिल रही थी, हम लोग इतने घबराए हुए थे कि एकदम दौड़ के नीचे भाग गए। नीचे भागने के बाद भी भूकंप मीन्स बहुत चल रहा था और बहुत एकदम हम लोग डरे हुए थे। फिर बाद में जब भूकंप खत्म हो गया तो बाद में हम घर में गए और उसके बाद फिर हमको कॉलेज के साथ संपर्क किया, तो हमको कॉलेज ने बहुत मदद किया। और भारत नेपाल में फंसे विदेशियों को भी निकालने में मदद कर रहा है। अपने नागरिकों के अलावा वो अब तक 15 देशों के 170 नागरिकों को सुरक्षित निकाल चुका है। हालांकि नेपाल के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब भी अफरा तफरी है और सैलानी इस उम्मीद में है कि उन्हें भी सुरक्षित उनके देश पहुंचाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल की मदद करने में भारत के अलावा अमेरिका और चीन भी बड़े सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका ने तो वादा किया है कि नेपाल की मदद करने में आर्थिक सहायता देने के मामले में कोई कंजूसी नहीं की जाएगी। नेपाल में भारत के अलावा दुनिया भर से भूकंप पीड़ितों के लिए मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। कई देशों से राहत और बचाव दल नेपाल पहुंच गए हैं। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने नेपाल के लिए मदद राशि का ऐलान किया है। We are working very closely with the government of Nepal to provide assistance and support. And today, I am announcing that the United States will provide an additional $9 million for Nepal earthquake response and recovery efforts. This is in addition to the $1 million already provided, so a total of $10 million at this moment. The international community has mobilized a massive relief effort, and USAID has deployed a disaster assistance response team. We are activating additional urban search and rescue team members in order to accompany disaster experts and assist with assessments of the situation. इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि नेपाल में लोगों की जिंदगी बचाना और घायलों का इलाज बेहद जरूरी है, लेकिन भौगोलिक वजहों से लोगों तक मदद पहुंचने में देर हो रही है। The headline is really that this is a race against time. It's also a race against a moving target in the sense that we still do not have a full assessment of the needs and the requirements in the rural areas outside of Kathmandu. As you know, the disaster itself has created a lot of infrastructure problems, and it is simply a country that because of its geography such that it's difficult to move into these areas. आलम यह है कि अब भी हजारों लोग मलबे में दबे हैं। नेपाल में चीन, पाकिस्तान और जापान समेत कई एशियाई देशों के राहत कर्मी भी दिन रात मदद पहुंचाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूकंप से पीड़ित नेपाल और वहां के ताजे हाल पर यह था हमारा आज का विशेष दोस्ती का हाथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।